हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा है भाषा विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो आप सभी को मैंने कल की क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय आर्य भाषा को जो है कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में या 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आप सभी को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था, जिसके अंतर्गत जो है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति आते हैं, तो इनको भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने चर्चाएं सारे ऋग्वेद जो है 4 ऋग्वेद हैं उनके बारे में बात किया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितनी सूक्तियाँ आती हैं, कितने उसमें जो भी मंत्र आते हैं, सब कुछ मैंने बताया था डिटेल में पूरा। तो आप लोग जो है पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है मैंने उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया था मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत जो है हमने पढ़ लिया था पाली तक। ठीक है, पाली तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो है हम प्राकृत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समय सीमा एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय माना गया है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जिसके अंतर्गत पाली आती है। तो पाली भाषा का जो समय माना गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। ठीक है, प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है, तो इसका समय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्राकृत भाषा से। ठीक है, तो क्लास पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आप लोग जो क्लास पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। ठीक है, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन आप लोग लेके बैठा करिए, या तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे जो पीडीएफ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे मैं दे देती हूँ, या अन्य विद्यार्थी जो भी मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मुझे ये पीडीएफ चाहिए, इस चीज़ का चाहिए, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं वो भी कहीं ना कहीं से मेरे पास होता है, तो मैं उसको टाइम निकाल के जो है उसका पीडीएफ बना के मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो आप लोग ज्वाइन हुई और अच्छे से आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि मैं कंटिन्यू क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, चाहे वो मेरे चैनल पे दो स्टूडेंट देख रहे हो, चाहे 10 देख रहे हो, चाहे 20 देख रहे हो, 50 देख रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है ना, उसके लिए भी मैं डेली पढ़ाऊँगी। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे पे कितने व्यूज़ हैं, व्यूज़ के हिसाब से मैं पढ़ाऊँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही कभी होगा। आप लोग भी अगर जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं डेली ही पढ़ाती हूँ। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन कोई आ जाए, लाइट वाइट ना रहे, कभी नेट की प्रॉब्लम हो, अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो ही मैं जो है क्लास स्किप होता है, उस दिन गैप होता है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़िए और ख़ुद से पढ़िए, और जो है मेरे चैनल से जुड़े हैं तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ से भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्राकृत भाषा की, जिसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत कौन सा है देखेंगे। पहला मत है प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नाम साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है कि प्राक पूर्वकृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है। किसका? प्राकृत का, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई भाषा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से जब मैं क्लासेस ले रही थी तो वहाँ पे मैंने आप प्राकृत जब मैं पढ़ाया था, प्रथम संस्करण का वक्तव्य, उसमें जो मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था प्राकृत का अर्थ। ठीक है, यानी प्राकृत यानी पहले से चली आ रही भाषा, मूल भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भाषा मूल से चली आ रही है या चली आ रही हो, उसका नाम प्राकृत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दूसरा क्या है। दूसरा है प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले अन्य जो है विद्वान हैं, यानी निम्नलिखित विद्वान हैं। तो पहले जो है हम देखते हैं हेमचंद्र ने क्या कहा है। प्रकृत संस्कृतम तत्र भवम तत् आवगत्वा प्राकृतम, अर्थात प्रकृत या मूल संस्कृत और जो संस्कृत से आगत है वही जो है प्राकृत है। ठीक है, कहते हैं कि प्राकृत जो है, प्रकृत का मूल जो है संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है, ठीक है, वही जो है प्राकृत। ये किसने कहा है? तो हेमचंद्र ने कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा है मार्कंडेय का है। ठीक है, मार्कंडेय की परिभाषा देख लेते हैं प्राकृत के संदर्भ में। प्रकृत संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्राकृत
मूल संस्कृति है, प्राकृत जो है वह मूल या मूल संस्कृति है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। ठीक है, ये जो है मार्कंडेय का परिभाषा है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा, प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृतम योनि, अर्थात प्राकृत की जननी जो है संस्कृत है, प्राकृत संजीवनी। ये किसने कहा है? तो वासुदेव ने कहा है। ठीक है, परिभाषा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीधर का देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है लक्ष्मीधर ने, प्रकृते संस्कृतास्तु विकृतः प्राकृतिः मता, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। ये किसने कहा? तो लक्ष्मीधर ने कहा है। ठीक है, देवमणि का देख लेते हैं, प्रकृते संस्कृतात् आगतम प्रकृतम, अर्थात प्रकृत संस्कृत से आगत प्राकृत है, ये देवमणि ने कहा है। तो ये 4-5 परिभाषाएं हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, अब प्रायः सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार कर लिया, प्रायः जो है सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्राकृत की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। वो क्या विचार किया है देखते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 जो है मुख्य प्राकृत माना है और 7 जो है गौड़ विभाषा की चर्चा की है। वो कौन कौन से हैं? पहले हम जो है प्राकृत देख लेते हैं, 7 प्राकृत कौन कौन सा माना है वो हम देखेंगे। ठीक है, मागधी है, अवंतिजा है, प्राच्या है, सूरसेनी और सौरसेनी, अर्धमागधी है, बहलीक है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 7वां जो है दक्षिणताय है, यानी महाराष्ट्री, दक्षिणताय को ही महाराष्ट्री कहा है। ठीक है, अब गौड़ विभाषा में देखेंगे तो साबरी है, अभीकी, अभीरी है, शाबरी, अभीरी, चांडाली, सचरी और द्रविड़ी और द्रवजा और बनेचरी। ठीक है, ये सभी हैं, तो पढ़ते रहिएगा। अब ज़्यादा आप इसमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे जो प्राकृत भाषा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मुख्य प्राकृत कौन कौन से माने हैं भरत मुनि ने, ठीक है, नाट्य शास्त्र में, वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है? तो वररुचि का आता है। ठीक है, समय दिया गया है 7वीं शताब्दी। ठीक है, इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। ठीक है, प्राकृत प्रकाश किसका व्याकरण ग्रंथ है? तो वररुचि का है। इसमें जो है 12 परिच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। ठीक है, चारों का नाम ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वररुचि ने जो है प्राकृत प्रकाश अपने ग्रंथ, इनका जो ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, इसमें जो है प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। ठीक है, 4 नाम याद रखेंगे, 4 भेद बताए हैं, ये ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से नाम हैं ये भी ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। ठीक है, आगे देखेंगे, हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ व्याकरण, प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है, जो निम्न हैं। कौन कौन से हैं? आरसी यानी अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची, ठीक है, और अपभ्रंश। ये तीनों नाम याद रखेंगे। ये हेमचंद्र के द्वारा जो है दिया गया है प्राकृत व्याकरण ग्रंथ जो है हेमचंद्र का, उसमें जो है प्राकृत भाषा के 3 भेद बताए गए हैं। इन्होंने जो 3 भेद माना है। ठीक है, कौन कौन से? तो अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश, तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की थी। ठीक है, द्वाश्रय काव्य किसका है? तो हेमचंद्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषा पूछा जाए तो प्राकृत भाषा में। आगे देखेंगे, हेमचंद्र की चूलिका यानी पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। ठीक है, हेमचंद्र की भाषा जो है चूलिका और पैसाची, उसको जो है आचार्य दंडी ने क्या कहा है? तो भूत भाषा कहा है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृति का मूल स्थान महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर हार्नेले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। सबने जो है अपना अपना मत दिया है कि प्राकृत से जो है किस भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, भरत मुनि ने दक्षिणताय प्राकृत भाषा
के भेद में जो है महाराष्ट्री के लिए ही किया है। ठीक है, आगे देखेंगे अवंती और वाहलिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्रीय भाषा के मूलभूत हैं। ठीक, आगे देखेंगे डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्रीय सौरसेनी का ही विकसित रूप है। किसका मत है ये? डॉक्टर मनमोहन घोष और सुकुमार सेन का। इनका क्या मत है कि महाराष्ट्री जो है सौरसेनी का ही विकसित रूप है। ठीक है, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। ठीक है, आगे देखिए सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत जो है मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास बोली जाती है। ठीक है, वहाँ की जो है बोली है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। ठीक है, सौरसेनी प्राकृत जो है वो सूरसेन या मथुरा के आसपास बोली है। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण जो है सौरसेनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पिशेल के अनुसार जो है इसका विकास दक्षिण में हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। सौरसेनी जो है वो नाटकों की गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्य तु नाटके। ठीक है, आप देखेंगे आगे विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न रूपों में बताया है जो निम्नलिखित है। इधर जो है विद्वान दिए गए हैं और सौरसेन का आधार दिया, हाईलाइट नहीं किया है लेकिन ध्यान रखिएगा विद्वान और सौरसेन का आधार है। वररुचि ने क्या माना है सौरसेनी का आधार? तो संस्कृत प्राकृत संस्कृतम। राम शर्मन ने क्या माना है? तो महाराष्ट्री विचरते संप्रति सौरसेन पूर्व भाषा प्रकृत विलास्या। ठीक है, आगे देखेंगे पुरुषोत्तम ने क्या माना है? तो संस्कृत तथा महाराष्ट्री। ठीक है, संस्कृत तथा महाराष्ट्री। अब इसका जो है पूरा यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है, इसको ना याद करना चाहें आप तो ये भी याद रखिएगा कि विद्वान जो है वररुचि ने जो है सौरसेनी का आधार क्या माना है? तो संस्कृत माना है। ठीक है, राम शर्मन ने क्या माना है? तो महाराष्ट्री माना है। और पुरुषोत्तम ने क्या माना है? तो संस्कृत तथा महाराष्ट्र दोनों माना है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे। वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्राकृत सौरसेनी प्राकृत प्रकाशा। ठीक है, पैसाची की बात करें अब आगे। पैसाची प्राकृत को पैसाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूतवचन, भूतभाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये सारे जो है इसके अन्य नाम हैं पैसाची प्राकृत के। ठीक है, आगे देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे जो है दर्द से प्रभावित बताया है। दर्द, ठीक है, दर्द से प्रभावित बताया। आगे देखिए लक्ष्मीधर ने अपने सिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका। ठीक है, षड्भाषा चंद्रिका किसका ग्रंथ है? तो लक्ष्मीधर का है। इसमें जो है राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। किसने? तो लक्ष्मीधर ने। ठीक है, आगे देखिए मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेय पैसाची, सौरसेन पैसाची और चांडाल पैसाची इन तीनों प्रकार की पैसाची भाषाओं के तीनों देशों के आधार पर नामकरण किया है। ठीक है, अब हम मागधी को देखेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत के अंतर्गत जो है जितनी भी भाषाएं आती हैं सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये सभी के बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, सभी विद्वानों ने जो है क्या क्या मत दिया है अपना, ये हम जानते हुए चलेंगे कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप पढ़े रहिए। ठीक है, रिवीजन बार बार करते रहिएगा। ठीक है, हमने पैसाची पढ़ लिया। अब आते हैं मागधी प्राकृत पे। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी से किसने बताया है? तो मार्कंडेय ने बताया है। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए मागधी के शिकारी, चांडाली और शबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। शिकारी कह रही हूँ, सॉरी। मागधी के शाकारी, चांडाली और शाबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत की प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। ठीक है, मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप ध्यान रखिएगा कहाँ मिलता है? तो अश्वघोष के नाटकों में। ठीक है, आगे देखिए भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा है।
ठीक है। भरत मुनि के अनुसार जो है मागधी कहाँ की भाषा है, तो अंतःपुर के नौकरों और अश्वपालों की भाषा है। अब हम आते हैं अर्धमागधी पे, ठीक है। अर्धमागधी देखेंगे। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है कि मध्य देश सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा है, ठीक है। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहाँ का बताया है, तो मध्य देश या मगध के मध्यवर्ती देश या अयोध्या या कौशल की भाषा थी, ठीक है। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ था, ठीक है। अर्धमागधी का प्रयोग जो है मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ था। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्म उपदेश जो है इसी भाषा में निबद्ध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। भगवान महावीर जो थे उनका जो संपूर्ण उपदेश जो है किस भाषा में है, तो अर्धमागधी में है, ठीक है। आगे देखेंगे। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है, ठीक है। सब उन्हीं का नाम है ये। आगे देखेंगे। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत और सेठों की भाषा बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपभ्रंश भाषा पे, ठीक है। तृतीय प्राकृत, ठीक है। हमने प्राकृत को पूरा पढ़ लिया, ठीक है। पाली जो है कल की क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, उसके आगे हमने स्टार्ट किया प्राकृत से, ठीक है। अब जो है हम आते हैं अपभ्रंश भाषा पे, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब हम आते हैं अपभ्रंश पे, तृतीय प्राकृत। समय माना गया है इसका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। तो समय ध्यान रखिएगा। देखेंगे। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, बिल्कुल, ठीक है। अपभ्रंश जो है मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है आप सभी से कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कौन सी भाषा आता है, तो ऑप्शन में रहेगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, ये आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा अपभ्रंश है, ठीक है। आगे देखेंगे। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है, ठीक है। संधिकालीन भाषा किसे कहा गया है, तो अपभ्रंश को कहा गया है, ओके। आगे देखेंगे। भर्तहरि ने वाक्य पदियम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत में मानक शब्दों के भिन्न संस्कारच्युत और भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है, ठीक है। भर्तहरि ने लिखा है कि शब्द संस्कृताहिनो यो गौरिते पृष्ठते, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है, तो पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिला है, तो पंतजलि के महाभाष्य में मिला है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है, विभ्रष्ट भाषा भी कहा गया है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश को जो है कहाँ पे या किस ग्रंथ में विभ्रष्ट भाषा कहा गया है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ठीक है। और सबसे प्राचीन उदाहरण पूछा जाए अपभ्रंश का कहाँ मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में। और सबसे प्रमाणिक प्रयोग पूछा जाए अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है, तो पंतजलि के महाभाष्य में। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड यानी 6वीं शताब्दी चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है, ठीक है। आगे देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहासेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक है। ये पुस्तक में लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, है ना।
आगे देखेंगे भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के एक साथ काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। आगे देखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ की भाषा कहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है किसने जो है अपभ्रंश को ड़ की भाषा कहा है, ड़ और न की भाषा। तो यहाँ पे ड़ नहीं, ड़ न होना चाहिए शायद, मैं एक बार देखूं, एक मिनट वेट करेंगे आप लोग। एक सेकेंड रुक जाइए, नहीं ठीक है ना। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा है, ड़ की भाषा कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मिश्र इन 4 भागों में जो है विभक्त किया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को अभीर भी कहा है। ठीक है, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अपभ्रंश को क्या कहा है, तो अभीर कहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, अभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहट ये सभी नाम से भी पुकारते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश के सभी जो है ये अन्य नाम हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश में निम्नलिखित भेद बताए हैं। ठीक है, ये विद्वानों का नाम दिया गया इधर, अपभ्रंश के कितने भेद हैं वो सब बताए गए हैं। देखिए, पहले जो है नामी साधु ने अपभ्रंश के क्या क्या भेद बताए हैं, तो उपनागर, अभीर या ग्राम्य। ठीक है, मार्कंडेय ने बताया है पहले नागर, फिर उपनागर, फिर ब्राचड़। याकोबी ने बताया है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। ठीक है, तागड़े ने बताया है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, और नामवर सिंह ने पूर्वी, पश्चिमी 2 ही बताया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना जो है अपना अपभ्रंश का रूप होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी, वैसे ही अपभ्रंश जो है सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। अब अपभ्रंश की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। ठीक है, अपभ्रंश की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है स्वर देखेंगे। स्वर में जो है अ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, दीर्घ में देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ। ठीक है, व्यंजन देखेंगे क, ख, ग, यानी इन्होंने अंगा को नहीं लिया, सिर्फ क, ख, ग। ठीक है, व्यंजन में देखेंगे स्वर जो है 10 माना है। ठीक है, अपभ्रंश में जो है ध्वनियाँ यहाँ उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो है स्वर जो है 10 है। उसके बाद व्यंजन में देखेंगे तो कंठ में जो है क, ख, ग, घ, अंगा नहीं है। ठीक है, तालव्य में च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दंत में जो है त, थ, द, ध। ठीक है, न जो है पूर्व अपभ्रंश है। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म है। अंतस्थ में यर, ल, व, यानी श जो है पूर्वी अपभ्रंश है। उसमें व्यंजन में जो है ना स, यानी तालव्य स, दंत स और ह को लिया है। ठीक है, संख्या भी आप लोग देख लेंगे, यानी 30 टोटल जो है 30 व्यंजन को माना है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपभ्रंश भाषा की प्रमुख जो है विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश को जो है उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में अभिव्यक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये सभी जो है अपभ्रंश की परिभाषाएं हैं। क्वेश्चन बनाऊंगे तो देखिएगा आप लोग किस तरह जो है क्वेश्चन यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में जो है पता नहीं आप लोग जो है खुद से पढ़ते हैं कि नहीं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग जो है रिक्वेस्ट है पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, तीसरा देखेंगे अपभ्रंश के 2 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, और 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अवहट में देखेंगे। अब हम अवहट पे आगे। अवहट अपभ्रंश की ही परिवर्तित या परिवर्तित रूप है। ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा और एक मिनट रुकिए,
रुक जाइए, सॉरी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है? तो अवहट कहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिष्ठर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अवहट का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ज्योतिष्ठर ठाकुर ने किया है। कहाँ पे? तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में, ठीक है। इनका ही रचना है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ। आधुनिक, अब आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन अब हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुकिए, आप लोग थोड़ा पानी पी लूँ मैं। चलिए देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हमने पढ़ के कंप्लीट किया। अब हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे। देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो डॉक्टर A.F.R. हॉर्नले ने सन 1880 में किया था, ठीक है। डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखते हैं कि डॉक्टर हॉर्नले जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भाग में विभाजित किया है, वो कौन कौन से हैं? तो पूर्वी गौड़ियन, जिसमें जो है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया आते हैं, ठीक है। पश्चिमी गौड़ियन में जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी आते हैं, ठीक है। उत्तरी गौड़ियन में जो है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी आते हैं। दक्षिणी गौड़ियन में जो है सिर्फ मराठी आता है, ठीक है, मराठी भाषा। आगे देखेंगे, डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो है आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे। डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो है आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे। हाईलाइट की वजह से तो पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो है आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे। भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो है मध्य प्रदेश के केंद्र में जो थे वो भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाए, ठीक है। ये है मतलब इसका, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट करने में इधर उधर हो गया ना, पढ़ने में मिस्टेक हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, ठीक है, लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड जो है 3 1920 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इन्होंने जो है अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं, पहला है बाहरी उपशाखा, जिसमें जो है उत्तर पश्चिमी समुदाय, लहंदा और सिंधी भाषा आते हैं, ठीक है। दक्षिणी समुदाय में जो है मराठी, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया आते हैं, ठीक है। दूसरा है मध्य उपशाखा, ठीक है। मध्य उपशाखा में जो है मध्यवर्ती समुदाय है, मध्यवर्ती समुदाय के अंदर जो है पूर्वी हिंदी आता है, ठीक है। भीतरी उपशाखा में जो है केंद्रीय समुदाय है, तो केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी और पंजाबी आता है, और गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी, ठीक है। उसके बाद जो है पहाड़ी समुदाय देखेंगे, तो इसमें पूर्वी पहाड़ी तथा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, ये सभी आते हैं। आगे देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण को आलोचना, ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किए हैं। देख लेते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार। इन्होंने जो है ददीची माना है, तो उसके अंदर ददीची के अंतर्गत जो है सिंधी भाषा, लहंदा, पंजाबी माना है, ठीक है। प्रतीच्य के अंतर्गत जो है राजस्थानी और गुजराती माना है। मध्य देशी के अंतर्गत जो है पश्चिमी हिंदी माना है। प्राच्य के अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला माना है। दक्षिण के अंतर्गत जो है मराठी माना है। तो दक्षिण वाला तो आसान है याद करना। अब हम आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने और जो है डॉक्टर चटर्जी के अनुसार जो है वर्गीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इनके अनुसार देखते हैं,
इन्होंने जो है ददीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी को माना है भाषा, ठीक है। प्रतीच्य में इन्होंने गुजराती को रखा है और मध्य देशी में जो इन्होंने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी और बिहारी को रखा है, ठीक है। और प्राच्य में जो है उड़िया, असमिया, बंगला और दक्षिण में इन्होंने भी जो है मराठी को ही रखा है, ठीक है। अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। ये अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। अपभ्रंश सौसेनी यानी मध्यवर्ती में जो है इन्होंने आधुनिक भाषाएं कौन कौन से रखे हैं, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी में जो इन्होंने बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया को रखा है। अर्ध मागधी में यानी पूर्व मध्य पूर्वी में जो है पूर्वी हिंदी को रखा है। महाराष्ट्री यानी दक्षिणी में जो है मराठी को भी रखा है। और बराचड़ पैसाची में जो है इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं हरदेव बहारी के अनुसार, ठीक है। हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, ठीक है। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी वर्ग में, ठीक है। और हिंदीतर वर्ग यानी हिंदी वर्ग में जो है उन्होंने उत्तरी में जो है नेपाली को, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती को, ठीक है। हिंदी वर्ग में देखेंगे पहले हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ठीक है। सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, ये सभी जो है हिंदी की उपभाषाएं हैं। और इधर देख लेंगे हिंदीतर में जो इन्होंने अन्य रखा है, दक्षिणी में सिंहली और मराठी, और पूर्वी में जो है उड़िया, बंगला और असमिया, ठीक है। अब हम आते हैं प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं देख लेते हैं। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। सिंधी का मुख्यतः 5 बोलियां बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी है, ठीक है। सिंधी की जो है 5 बोलियां मुख्य हैं, ध्यान रखिएगा। सिंधी की अपनी लिपि का नाम जो है लंडा है, ठीक है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि से भी लिखी जाती है, ठीक है। इनका अपना जो है प्रमुख जो लिपि है लंडा है, लेकिन ये जो है सिंधी जो है गुरुमुखी और फारसी लिपि से भी लिखी जाती है। अब देखेंगे लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी, ठीक है। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी और जटकी, मुल्तानी और चिभाली और पोठवारी आदि भी है। आगे देखेंगे लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, ठीक है। दोनों का जो है अपना लिपि क्या है, लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि के ही उपशाखा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश, ठीक है। तो हमारी क्लास समाप्त हुई यहीं पे, ठीक है। आज जो हमने पूरा भारतीय आर्य भाषा हमने पढ़ लिया। अब हम जो आगे क्लास होगी उस पर हम पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति और उसका अर्थ, जिसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोलियां हैं आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है।